कल तक हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, मात्रा क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटा आवेश, ठीक है, जिसका आकार और आकृति बिल्कुल नगण्य हो। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई आवेश रखा गया है, धनात्मक आवेश रखा गया है Q। अब इसके कारण इससे कुछ दूरी पर अगर हमें चाहिए, इससे R दूरी पर हमें बताइए कि एक बिंदु, ये मान लीजिए O बिंदु पर एक आवेश रखा गया, भाई ये O बिंदु है, O बिंदु पर एक धनात्मक आवेश रखा गया है। ठीक, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब आपको कहा जाए इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इस आवेश के कारण R दूरी पर, R मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने कल आपको बताया था भाई F/Q0, सदिश राशि है तो ये। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पे हम एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश। हमने क्या बताया था, धन परीक्षण आवेश Q0, तो यहाँ पे हम Q0 रख देंगे। ठीक है, अब ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो भाई ये क्या करेगा, ये वाला आवेश क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, और बल किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, और हमने कल आपको बताया था कि जो बल की दिशा होती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस बिंदु पर, P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इस दिशा में होगी, O से P की ओर, बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि इस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा गया है इस पर बल कितना लगेगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा। देखिए इनके बीच की दूरी दी गई है, दोनों आवेश दिए गए हैं। ठीक, तो इनके बीच का जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K। मान लेते हैं यहाँ का जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल K है। ठीक है, इंटू Q0/R² हो जाएगा न्यूटन। इतना हो गया, ये बल आपको पता चल गया। और बल की दिशा क्या है भाई, यहां से देखिए O से P की ओर, है ना, देखिए O से P की ओर। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या चाहिए भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, F/Q0। तो यहां से देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, F का मान रख दीजिए 1/4πε0 K Q0/R²/Q0। ठीक, तो यहां से देखिए ये Q/1 लिख सकते हैं इसे, ये यहां पे जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या बचा, 1/4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, जितनी दूरी पर हमें चाहिए उतनी दूरी पर बिंदु रख लेंगे, वहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे। ठीक है, और बल का मान निकालने के बाद हम उसको उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तीव्रता सॉरी, और इसकी दिशा क्या होगी भाई, देखिए जो बल की दिशा है वही तीव्रता की दिशा हो जाएगी। O से, आप यहां पे लिख लीजिएगा, बिंदु P से बाहर की ओर। ठीक है, बिंदु P से बाहर की ओर ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, डेरिवेशन जो है इसका PDF में दे दिया गया है, आप वहां से लिख लीजिए, समझ तो गए होंगे ना इसे। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकाय हमने बताया था सिस्टम, अगर कहीं पे बहुत सारे आवेश हो, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, और यहाँ पे इनसे R1 R2 R3 और R4 दूरियों पर एक बिंदु जो है P है,
और इस पे पूछा जाए कि आप भाई की बताइए कितना आवेश होगा, सॉरी कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो अगर आपको ये निकालना है तो यहाँ पे भाई बिल्कुल वही नियम लागू होगा जो बल के लिए लागू होता था, क्योंकि बल के कारण जो बल के लिए जो नियम होता था, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने आपको बताया था कि आवेशों के निकाय के कारण जो बल होगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो सेम वही रूल लागू होगा इनके लिए, ठीक है, कि किसी भी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E1 लग रहा है, इस दिशा में होगा, E2 लग रहा है वो इस दिशा में होगा, ठीक है, इसकी दिशा में ये इधर की तरफ E3 लगेगा और यहाँ पे E4 लगेगा। तो सबके कारण वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, लेकिन जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और जितने भी हैं मान लीजिए n आवेश हैं तो प्लस वेक्टर n के बराबर होगा। ठीक है, सदिश योग का मतलब आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, तो आप कौन सा नियम लागू करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से इसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बल को जोड़ा गया है वैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को भी जोड़ेंगे। इस पे भी आधारित प्रश्न मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहले भी आप इसे देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं हमें देखना है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। ठीक है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। ठीक है, ठीक है, निष्कोण का मतलब ये हुआ सीधा होना चाहिए, रेखा ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसे ऐसे हो। ठीक है, कोण ना बने, ठीक, वक्र में कोण ना बने। तो इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, ठीक है, जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है। तो अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर आपको वैद्युत बल रेखाएं खींचना है, मान लीजिए कोई आवेश है, धन आवेश है, तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा भाई इसके चारों तरफ। तो इस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, अगर आपको ये खींचना है तो आप क्या करेंगे, इस पर यहां पर एक एकांक धन आवेश ले आएंगे। ठीक है, अब ये एकांक धन आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में जिस दिशा में गति करेगा, जिस मार्ग पर गति करेगा, वही वैद्युत बल रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धनात्मक आवेश है तो भाई धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर आप दूसरा धनात्मक आवेश लाएंगे तो वो किस दिशा में गति करेगा, किस दिशा में भाई, विपरीत दिशा में इसके प्रतिकर्षित होगा ना, तो इसके गति करने की दिशा कैसे हो जाएगी, इससे दूर की तरफ इधर जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर ये आवेश यहां ना रख करके यहाँ पे रखा होता ऐसे, तो ये आवेश कैसे गति करता भाई, ये वाला आवेश इधर की तरफ प्रतिकर्षित हो जाता है ऐसे, यहाँ पे होता है तो इधर की तरफ प्रतिकर्षित हो जाता, यहाँ पे होगा तो इस दिशा में, ये होगा तो ऐसे, यहाँ पे होता है तो ऐसे प्रतिकर्षित। तो ये जो आवेश के चलने का मार्ग है ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश के चलने की जो दिशा होती है, या एकांक धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलता है वही वैद्युत बल रेखा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर आप एकांक धन परीक्षण आवेश को छोड़ दो, वो जिस दिशा में गति करेगा वही उस रेखा के अनुदिश जो दिशा होगी वो वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर ये धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण देखिए ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, ये जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक, अगर यहीं पे ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो, मान लीजिए ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किस दिशा में होंगी वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई,
इसके आवेश के भीतर, इसके वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम एकांक परीक्षण आवेश ले आएंगे ये, ठीक है। अब ये परीक्षण आवेश किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा, ऐसे। अगर ये यहाँ पे होगा तो इस दिशा में गति करता है, यहाँ पे होता है तो इस दिशा में गति करता है, यहाँ पे होगा तो इस दिशा में गति करेगा, और यहाँ पे होगा तो ये, यहाँ पे होगा तो ये, है ना। तो ऋण आवेश के कारण बल रेखाओं की दिशा क्या हो गई, आवेश के भीतर की ओर हो गई, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ जा रही हैं तथा ऋण आवेश में भीतर की तरफ आ रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अभी ये अलग अलग रखे गए हैं, तो धन आवेश के कारण जो भाई बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी, और ऋण आवेश के कारण जो बल रेखाएं उत्पन्न होगी वो भीतर की तरफ आएंगी, ठीक। तो ये हो गई वैद्युत बल रेखा। इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है, ये काल्पनिक ही है, ठीक है। ये कोई रेखा ऐसी अस्तित्व में होती नहीं कि ये निर्वात में या वायु में इस तरह से बल कहीं पे रेखा खींची हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये काल्पनिक है। हम यहां से देख लेते हैं कि बल कोई आवेश रख देते हैं, आवेश जिस दिशा में गति कर रहा होता है उसे हम मान लेते हैं वो वैद्युत बल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है। तो ये काल्पनिक है, निष्कोण है, ठीक है। निष्कोण का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे अगर मुड़ेगी भी तो वक्र के रूप में मुड़ेगी, ठीक है, ऐसे कोण के रूप में नहीं मुड़ेगी, ठीक है। ऐसे बल रेखा ऐसे नहीं होगी। निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश, ठीक है। स्वतंत्र आवेश का मतलब हुआ जो इससे बिल्कुल अलग हो, ठीक है, बाहर से लाया गया हो, ठीक। स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश का मतलब आपको पता ही, जिसका परिमाण 1 कूलम हो, गति करता है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर आप एकांक धन परीक्षण आवेश को ला दें, रख दें, और वो जिस दिशा में गति कर रहा है, जिस मार्ग पे गति कर रहा है, वही उस वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी, या उन रेखाओं को हम उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब वैद्युत बल रेखाओं की एक सामान्य सी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश के चलने का मार्ग होती है, या धन आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि वैद्युत बल रेखा है, ठीक। अब ये तो हो गया अगर धन आवेश अलग रखा गया है, ऋण आवेश अलग रखा गया है। तो अगर दोनों पास पास रख दिए जाए तब क्या होगा, देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक धन आवेश एक ऋण आवेश एक दूसरे से बिल्कुल पास पास रखे गए हैं, तो अब यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होंगी। तो बस आपको करना क्या है, यही बीच में एक धन परीक्षण आवेश रख दीजिए। तो धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो भाई क्या करेंगे, ये वाला आवेश अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आवेश को और आगे बढ़ा दीजिए, फिर ये प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इस पे किस दिशा की तरफ बल लगाएगा, इधर की तरफ। तो आपको वैसे भी पता है धन आवेश के कारण बल रेखाएं जो है बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। अब जैसे जैसे ये आवेश इधर की तरफ जाएगा धन आवेश, ये अब ये ऋणात्मक आवेश इसको क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा अपने केंद्र की तरफ। तो यहां से देखिए धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे रख देंगे धन आवेश तो इस पर लगने वाला बल ये तो इसे प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, लेकिन ये इसे क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये फिर आकर्षित कर लेगा। तो ये बल रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि बल रेखाएं देखिए धन आवेश से बाहर निकल रही है और ऋण आवेश में बल रेखाएं भीतर की तरफ जाती है। तो यहाँ से बल रेखाएं निकल रही है, ऋण आवेश में भीतर की तरफ जा रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी होगा, बाहर निकलेंगे और ये हो जाएंगे, ठीक।
ये धन रेखाएं, ऐसे यहाँ से ये भीतर की तरफ आएंगी, ठीक। ये इधर से मुड़ के वापस आ रही हैं ऋण आवेश पे, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे संबल रेखाएं। अगर यहीं पे धन आवेश या ऋण आवेश हो जाए तो क्या होगा, देखिए ऋण आवेश और ऋण आवेश। तो अब देखिए यहाँ पे अगर क्यू रखेंगे धनात्मक आवेश, तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी, इधर की तरफ होगी। और इस पर भी अगर आप इस साइड में रख देंगे, इस पर भी बल की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी भाई, इधर अंदर की तरफ, यहाँ भी भीतर की तरफ, यहाँ ये भीतर की तरफ आना चाहेंगी बल रेखाएं, देखिए ऐसे, ठीक। ये बल रेखाएं भीतर की तरफ ऐसे आना चाहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी बल रेखाएं ऐसे भीतर की तरफ आएंगी, ये ऐसे भीतर की तरफ आएंगी, और यहाँ पे भी ये बल रेखाओं की दिशा हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं के बीच में एक ऐसा स्थान होगा जहां पे अगर आप रखेंगे आवेश, तो इसके कारण लगाया गया बल इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, और इसके कारण लगाया गया बल इस दिशा में होगा। अब देखिए दोनों विपरीत दिशा में हो और इनके परिमाण भी बराबर हो जाए, तो जिस बिंदु पर दोनों के परिमाण बराबर हो जाएंगे वहां पे नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जहां पे नेट बल शून्य हो जाएगा उसे हम उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उदासीन बिंदु। यहाँ पे बल रेखाओं के बीच में एक उदासीन बिंदु भी होगा जहां पे वैद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। यहाँ पे उदासीन बिंदु संभव नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे तो बल एक ही दिशा में है, यहाँ पे शून्य हो ही नहीं सकता बीच में, ठीक है। यहाँ पे अगर उदासीन बिंदु होगा तो या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, वो कैसे होगा अभी बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई बल रेखाएं, ठीक है। धनात्मक आवेश में अंदर की तरफ आ रही हैं और ऋणात्मक आवेश में भीतर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से बल रेखाएं आ रही हैं, ये अंदर की तरफ, सॉरी ये बाहर की तरफ जा रही हैं। अच्छा ऋणात्मक दोनों है, तो भीतर की तरफ यहाँ भी आएगी और यहाँ भी भीतर की तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे ही बल रेखाएं यहाँ पे देखिए बल रेखाएं यहाँ इतनी दूर थी, जैसे ही आवेश की तरफ आ रही है तेजी से इसकी तरफ आकर्षित हो जा रही है। यहाँ भी देखिए जैसे ही आवेश की तरफ आ रही है तेजी से इधर आकर्षित हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश के पास आने पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है, तभी तो तेजी से आकर्षित हो रहा है ये आवेश। भाई ये इधर की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहा है आवेश, धनात्मक आवेश तेजी से आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है, तीव्रता यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल। यहाँ भी तेजी से आकर्षित हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही इधर की तरफ ये इतना दूरी पे है इससे, अब यहाँ पे आया तो ये इसे और अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, इधर और अपनी तरफ खींच रहा है और तरफ। अब देखिए बल रेखाएं बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ती जा रही हैं, तो अंदर की तरफ मुड़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता जा रहा है। यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आई, ये देखिए बल रेखाएं यहाँ पे ये दूर है। अब जैसे ही इधर की तरफ आवेश जाएगा ये अपने सेंटर की तरफ इसे खींचने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आवेशों के पास में जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पास होती हैं। देखिए यहाँ पे ये बल रेखाएं पास है, ठीक। और जैसे जैसे आवेश से दूर जाती जाएंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ये देखिए, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी, ये देखिए इनके बीच की दूरी बढ़ गई, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो जहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वैद्युत क्षेत्र अगर प्रबल है तो रेखाएं जो होंगी वो पास होंगी, ठीक है, बिल्कुल, या सघन आते हैं नीचे, सघन। और वैद्युत क्षेत्र अगर कमजोर है या निर्बल है तो आप ये जो बल रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए सबसे प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, आवेश के पास होता है। तो आवेश के पास बल रेखाएं एक दूसरे से सघन हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे ही आवेश से दूर जाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, फिर देखिए दूसरे आवेश के पास आई, ऋणात्मक आवेश, तो यहाँ पे ये फिर से पास आ गई। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रबल है, ठीक। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र कमजोर है तो बल रेखाएं क्या होंगी, दूर होंगी या विरल हो जाएंगी, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ फिर अधिक है। बल रेखाएं पहले सघन है, फिर विरल, फिर
सघन हो गई। कहीं पे अगर वैद्युत क्षेत्र अगर एक समान होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो जहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो वो कहां संभव है, अगर आप किसी आवेश से काफी दूर चले जाएं तो वहां पे वैद्युत आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, या अनंत पे चले जाएं तो वैद्युत आवेश लगभग समान ही रहेगा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होगा, समांतर हो जाएंगे। या किसी बाह्य स्रोत द्वारा उत्पन्न आवेश हो जो कि एक जगह पे बिल्कुल एक समान रूप से उत्पन्न किया जा रहा है किसी कृत्रिम स्रोत द्वारा। ठीक है, कृत्रिम स्रोत द्वारा कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है जो हर जगह पे एक समान है, तो उस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे हम समांतर रेखाओं से। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण। देखिए, पहला तो आपको पता हो गया, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं तथा ऋण आवेश में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, धन आवेश से बाहर निकलती है तथा ऋण आवेश में भीतर की ओर चली जाती हैं। ठीक, तो एक क्या कहते हैं गुण ये हो गया। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, कभी भी ये देखिए, ये हमेशा एक दूसरे से दूर दूर ही रहेंगी, इनके बीच की दूरी घट या बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं कि भाई एक चीज समझ लीजिए कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यहाँ पे, ये क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उस वैद्युत बल रेखा के उसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा के अगर किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी ये चाहिए, तो उस बिंदु पर हम, वैसे मान लीजिए इस बिंदु पर चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ठीक है, बात समझ में? तो किसी भी वैद्युत बल रेखा पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा या उस आवेश पर लगने वाले या उस बिंदु पर धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस बल रेखा के, उस वैद्युत बल रेखा के उसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर चाहिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पर हम क्या कर देंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसकी जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद कर दें, ऐसा हो जाए, तो भाई देखिए, अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो इसका मतलब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो गई, या आप ये कह लीजिए एक ही आवेश पर वैद्युत बल की जो है दो अलग अलग दिशाएं हो गई। भाई वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही है, तो आप यहां से देख रहे हैं ना कि एक आवेश पर एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में बल लग रहा है। ठीक, एक ही वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर एक ही दिशा में बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ये वैद्युत बल रेखाएं अगर कट कर दे रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस बिंदु पर भाई हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी और दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं आवेशों के पास पास होती हैं या सघन होती हैं तथा आवेशों से दूर जाने पर विरल हो जाती हैं। ठीक है, अथवा आप ये इसी में जोड़ लीजिएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र आवेशों के पास प्रबल होता है तथा आवेशों से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाता है या कमजोर होता जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, जहां पे वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं।
जहां पे वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है वहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई विशेषताएं वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, और आप एक तो इसमें आप पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गया आपको। ठीक, तो ये हो गई वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। ठीक है, तो अभी इस आज के वीडियो में यहीं तक। कल देखेंगे उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है।